मोदी के नेतृत्व में ट्रंप से हुआ समझौता सभी के लिए होगा फायदेमंद। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत लगा समाधान शिविर, सुनी गई पानी, सड़क, स्वास्थ्य और स्कूल से जुड़ी कई शिकायतें। चमोली में सेफर इंटरनेट डे पर खास जागरूकता कार्यक्रम, कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई कार्यशाला। देहरादून में जमीन विवाद पर सियासत गर्म, भाजपा ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओबीसी आयोग की समीक्षा बैठक की, गढ़वाल और कुमाऊं में बहुउद्देशीय भवन निर्माण की दी सहमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। बता दें कि अमेरिका के नए टैरिफ प्लान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो भी बात या समझौता हुआ है वह सबके लिए फायदेमंद होगा। बता दें इससे भारत के उत्पाद बनने वाले लोगों और सामान बेचने वालों को फायदा मिलेगा। उनके लिए बड़े बाजार के दरवाजे और ज्यादा खुलेंगे। केंद्र सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है और देश के हित को सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस समझौते के बाद भारतीय सामान को बाहर के देशों में बेचने का अच्छा मौका मिलेगा। इससे किसानों, कारोबारियों और व्यापार करने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब सामान ज्यादा बाहर बिकेगा तो देश की कमाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति उनके बीच में जो बातचीत हुई है, जो डील हुई है, वो सभी को लाभ देने वाली है। उसके दीर्घकालिक परिणाम आएंगे और उसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है। इससे सभी वर्गों को लाभ होने वाला है। किसान वर्ग भी हमारा लाभान्वित होने वाला है। अन्य जो हमारे उत्पादक हैं उनको भी लाभ होने वाला है। एक बड़ा बाजार दोनों ही देशों के लिए खुलने वाला है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक डील है जिसमें 18%, 50 से 18% पर टैरिफ आया है। इसका अभी सभी को स्वागत करना चाहिए और देश के हित में आगे बढ़ना चाहिए। जब प्रशासन खुद गांव की चौखट पर पहुंचे और जनता की समस्याएं सीधे डीएम के सामने रखी जाए तो उम्मीद भी बढ़ती है और जवाबदेही भी तय हो जाती है। ऐसे में बेरीनाग में भी प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत न्याय पंचायत कांडे के विकास खंड सभागार में एक शिविर लगाया गया। इस शिविर की अध्यक्षता डीएम आशीष भटगाई ने की। इसमें लोगों ने अपनी अलग अलग समस्याएं रखी। बता दें कि शिविर में पानी, सड़क, स्वास्थ्य और स्कूल से जुड़ी कई शिकायतें आई। साथ ही शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश भी दिए। बता दें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना होने की बात भी सामने आई, जिसके बाद डीएम ने जल निगम और अफसरों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि शिविर में आई सभी समस्याओं का तय समय में हल किया जाएगा। विधायक फकीर राम टमटा ने भी अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी है।
कार्यक्रम चला है, इसके तहत जो हमारे न्याय कार्यक्रम लगे हैं, इसमें निश्चित तौर पर आज यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे। अधिकांश जो शिकायतें थी लगभग 128-30 करीब, अधिकांश शिकायतें यही तो आज हल होती हैं, जो तहसील स्तर पर होनी है या जो जिले स्तर पर होनी है उनका भी निस्तारण होगा। ये तो बहुत ही जनता को फायदा मिल रहा है। अभी पिछले दिनों बड़ाई में शिविर लगा था, तो बड़ाई में रंजन की सरकार के कार्यक्रम में 18 को विकलांग का सर्टिफिकेट है। बताइए कितना फायदा हुआ उन गरीबों को। 57वां शिविर है। कुल हमारी जनपद के अंतर्गत 64 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें सभी न्याय पंचायतों को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज लगभग 128 शिकायतें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं और समस्त अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया है कि उसको सैचुरेशन मोड में काम करते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी शिकायतों का निराकरण हो जाए। मोस्टली शिकायतों का जो यहाँ पर हो सकती थी उनको हम लोगों ने यहीं पे निस्तारित कर दिया है और जो शासन स्तर के मैटर है उन पर भी हम लगातार परस्यू कर रहे हैं। अब खबर चमोली से आ रही है, जहां सेफर इंटरनेट डे के मौके पर एक खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी चमोली की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अफसरों, कर्मचारियों और छात्रों को सुरक्षित इंटरनेट चलाने और ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। इधर कार्यशाला की थीम थी स्मार्ट टेक सेफ चॉइस, एआई की सुरक्षित और जिम्मेदारी उपयोग। साथ ही विशेषज्ञों ने बताया कि इंटरनेट चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुशीला ने फिशिंग, वेबसाइट, ओटीपी और यूपीआई फ्रॉड जैसे बातों पर आसान भाषा में समझाया। साथ ही लोगों को प्राइवेसी और अपने डेटा को सुरक्षित रखने के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें, अधिकारियों ने कहा कि सतर्क रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ये 10 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे का आयोजन किया गया, तब शाम हुआ था यहाँ पर। और इसमें जो है बताया गया कैसे जो है अपने जो है डिटेल जो हमारे डेली जो यूज होते हैं ऑफिस में, घर में, डेली दिनचर्या में होते हैं हमारे इंटरनेट यूज होते हैं, कैसे बचा जाए उनसे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल उनसे। इसके विषय में बताया गया, काफी जो है बताया गया और इसको बताया गया, समझा गया कि कैसे अपना बचाव किया जाए। इस विषय में कार्यशाला थी और काफी लोगों ने इस पर भाग लिया है। कार्यशाला में भाग लिया, अच्छी कार्यशाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है देहरादून से, जहां जमीन के एक पुराने मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें, भाजपा ने कांग्रेस सरकार के समय मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई जमीन को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि यह जमीन आईएमए की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस जमीन को तुरंत अपने कब्जे में लिया जाए। विनोद चमोली ने कहा कि मीडिया में आई खबरों से पता चला कि साल 2004 में तिवारी सरकार ने साहदपुर धौलास में करीब 100 बीघा जमीन मोहम्मद मदनी को पढ़ाई के काम के लिए लीज पर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में जमीन को बदलने की कोशिश की गई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब जब कोर्ट में मामला खारिज हो गया है तो पावर ऑफ अटर्नी के जरिए जमीन को इधर उधर करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, जमीन खुर्द-बुर्द करना एक अलग विषय हो गया और किस लिए जमीन आवंटित की गई थी वो अलग विषय हो गया। वो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब पिछले 2022 के चुनाव में सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर विषय उठा था और जिसको बार बार बाद में हरीश रावत जी ने डिनाई किया कि साहब ऐसा कोई विषय नहीं था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि 2004 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में मोहम्मद मदनी को ये जमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई थी और उसके बाद से लगातार वहां पर प्रयास हो रहे थे, जबकि
आईएमए वहां पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था, उसके विरोध के बावजूद कांग्रेस ने जमीन वहां अलॉट की थी। जब 2022 में विषय उठा तो हमारे भी ध्यान में आ रहा था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, कहाँ बन सकती है, लेकिन कोई विषय उठा था, राजनीतिक माहौल था, तो हमने उसका विरोध भी किया और मीडिया ने और तमाम जनता ने उस बात का विरोध किया और वो उस काम को कर नहीं पाए। लेकिन आज जब ये प्रकरण सामने आया तो समझ में आया है कि 2022 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई थी उसका आधार ये जमीन थी, क्योंकि जमीन ऑलरेडी उसके दी जा चुकी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है अब देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कामों की समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक में उन्होंने दोनों मंडलों यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बहुउद्देशीय भवन बनाने की सहमति और निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कहा कि भवनों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए और इसमें आवश्यक सुविधाएं जैसे कि बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार और प्रशिक्षण कक्ष भी बनाया जाए। बता दें कि इन भवनों का उपयोग सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन इलाकों में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग अधिक है वहां सरकारी जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार और लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभागों के बीच अच्छी समन्वय व्यवस्था और नियमित समीक्षा भी जरूरी है। बता दें कि ओबीसी मोर्चा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने दोनों मंडलों यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बहुउद्देशीय भवन बनाने की सहमति और निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भवनों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए और इसमें आवश्यक सुविधाएं जैसे कि बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस और सभागार, इसके साथ ही प्रशिक्षण कक्ष भी बनाया जाए। ये तमाम चीजें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पूरी किए जाए। इसके साथ ही इन भवनों का उपयोग सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुनिकीरेती से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट को राज्य के विकास के लिए फायदेमंद बताया है। बता दें कि यहां एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बजट में प्रस्तावित 5 नए आयुष आधारित एम्स से जुड़ी बूटी की खेती और किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि बजट में सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन जैसे प्रोग्राम से राज्य के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने और रोजगार पाने का भी मौका मिलेगा। सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि इससे टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास होगा और स्थानीय उत्पादकों को पहचान मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमने देखा कि एलोपैथी पे आधारित क्रांति लाने का काम एलोपैथी बेस्ड एम्स बना करके पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने किया था। जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया था, साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक तो एम्स ऋषिकेश मिलने के साथ ही एक सैटेलाइट सेंटर इसका उधमसिंह नगर में भी खोलने का काम किया। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड यानी आयुष पद्धति पे बेस्ड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनने का निर्णय है, इससे हमारा राज्य जो जड़ी बूटी आधारित राज्य है, आपने देखा है हनुमान जी कहा गया संजीवनी हिमालय से लेके गए, तो हमारे राज्य में तो भंडार है। तो आयुष उद्योग को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान को
जो जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से उसके उत्पाद को एक बाजार भी मिलेगा और नई नई इसमें, क्योंकि ये एम्स बेस्ड है तो आयुष बेस्ड रिसर्च भी इससे निकलेंगी, जिससे कि आयुष सेक्टर से कितने लोगों की जीवन में बदल। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है उधम सिंह नगर से, जहां उधम सिंह नगर जिले के न्याय पंचायत मेघावाला से, जहां राज्य आपदा मंत्री विनय रुलेला ने अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे हैं। बता दें कि मंत्री ने सबसे पहले गांव कियालवाला में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बेटे गुरुदत्त सिंह के शादी के कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं उसके बाद वे गांव पतरामपुर गए, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जनता दरबार लगाया गया है। बता दें कि लोगों ने शमशान घाट की बाउंड्री, नालों की सफाई और चौराहों पर 3 सेट बनाने जैसे समस्याएं बताई। वहीं दाम क्षेत्र के ग्रामीणों ने डैम तीर्थ नगर में राशन दुकान को आगे स्थानांतरित करने की मांग भी रखी। मंत्री ने इन सभी बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समय पे समाधान करने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने गांव की एक टूटी फूटी सड़क का निरीक्षण भी किया और उसे सुधारने का प्रस्ताव भी बनाने को कहा। सभी बातों पर मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए हैं। ने लगातार जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर सभी समस्याओं को निराकरण करने के लिए आधिकारिक बंधुओं को हर न्याय पंचायत भेजा है। इसी क्रम में चूंकि मेरा गांव में हर जगह आना जाना रहता है तो गांव की समस्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो हमने तहसील के स्तर के माननीय तहसीलदार साहब और जो है अपने वीडियो इनको यहाँ लाकर एक टीम के रूप में समस्याएं आज सुनी है। और इस समस्याओं में जैसे पतरामपुर गांव के अंदर नाले की समस्या भरी पड़ी है, वो भराव के कारण पानी नहीं जा रहा है, इस तरह से कुछ बिजली की समस्या है, कुछ राशन कार्ड का समस्या आई है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा एक तालाब के सौंदर्यीकरण का मामला है, एक पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क टूटी हुई है, अनेकों समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए अपने अपने विभाग के अधिकारियों ने नोट किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देहरादून से एक अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की कैबिनेट में बैठक होने वाली है। बता दें इस बैठक में बजट सत्र को लेकर कई अहम फैसलों पर बात होगी। सरकार की तैयारियां हैं कि बजट सत्र 2026-27 को गैरसैंण में शुरू किया जाएगा। इस सत्र में मार्च के दूसरे सप्ताह से बजट सत्र शुरू हो सकता है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जो सत्र का मुख्य आकर्षण होगा, और उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। वहीं बैठक में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट के अनुमान पर भी चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान शिक्षा, गृह और अन्य अहम विषयों पर भी चर्चा होगी। सरकार ने बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको एक बहुत अहम खबर बता रहे हैं कि जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। बता दें 2026-27 को गैरसैंण में ये बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां बता दें कि मार्च के दूसरे सप्ताह से बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के शुरुआत यानी कि पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी, जो कि सत्र का मुख्य आकर्षण होगा, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश करने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है अब देहरादून से, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उपनल बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक में यूओआरए के गठन से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया गया। बता दें उस पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक गढ़ी कैंट स्थित उपनल मुख्यालय में हुई है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि
यूएआरए को जल्द से जल्द लागू करने के लिए काम किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के पूर्व सैनिकों और युवाओं को विदेशों में रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। आज देहरादून में एक अहम बैठक की गई है, जहां बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में ये बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में यूआरए के गठन से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया गया है और साथ ही गढ़ी कैंट स्थित उपनल मुख्यालय में यह बैठक हुई है, जहां प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में यह कहा गया कि यूआरए को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसके माध्यम से प्रदेश के पूर्व सैनिकों और युवाओं को विदेशों में रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है देहरादून से, जहां भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। बता दें, दशहरा इलाके में बरसाती नाले पर बनाई गई लगभग 8 मीटर लंबी पक्की दीवार को प्रशासन ने तोड़ दिया है। इस दीवार और अन्य अवैध निर्माण से बरसाती पानी का प्रवाह रुक गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर डीएम सविन बंसल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने अवैध प्लांटिंग और निर्माण गतिविधियों को रोका। सरकारी भूमि और जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहीं मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक व राजस्व अधिकारियों के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएम के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध कब्जे और प्लांटिंग के खिलाफ असरदार कदम उठाए गए। वहीं प्रशासन ने साफ कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ यह सख्त एक्शन आगे भी जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जहां उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की डेडलाइन 28 फरवरी तय कर दी है। बता दें, योजना केवल कागजों तक सीमित न रहकर असली काम में भी उपयोग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के लक्ष्यों के अनुसार सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना है कि आपदा के पहले, दौरान और बाद में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां साफ साफ लिखी जाए। इसके अलावा विभागों को अपने पास मौजूद इंसानों, मशीनों और तकनीक की जीआईएस आधिकारिक मैपिंग तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आपदा के समय संसाधनों की पहचान और उपयोग जल्द हो सके। वहीं प्रशासन ने कहा कि सभी विभाग वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाएं और नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करें, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में सही प्रतिक्रिया दी जा सके। यह योजना आपदा जोखिम को कम करने, तैयार रहने और आपदा के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। बता दें, इस योजना का लक्ष्य एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में 6 जनपदों को कुल 448 महिलाओं को योजना की पहली किश्त के रूप में 3,45,74,500 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और संघर्ष को सम्मान देगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
जो एकल महिला है उनके लिए? देखिए, अभी तक सरकारें महिला केंद्रित योजनाएं चलाती रही, लेकिन महिला केंद्रित योजनाओं में एकल महिलाएं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास होता था कि वो उन योजनाओं से वंचित रह जाती थी, क्योंकि उनके पास में जानकारियां या उनके पास में अपने को आत्मनिर्भर करने योग्य क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता था। निश्चित रूप से इसी समाज से लगातार सरोकार होने के नाते ये प्रेरणा मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि हो सकता है हमारे राज्य ने पहली ऐसी योजना जो कि एकल महिला केंद्रित योजना है, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के रूप में शुभारंभ हुआ है। हमारे प्रदेश की एकल महिलाएं अब अपने पांव पे खड़ा होना, स्वावलंबी बनना और आत्मसम्मान के साथ में समाज में अपना जीविकोपार्जन को प्रारंभ करने का एक सुनहरा अवसर जो है इस योजना के माध्यम से मिलने जा रहा है। जो एकल महिला है उनके लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें, वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता मनमोहन लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव की तारीख और वोटिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को मतदान होते समय हर मतदाता को कम से कम 5 वोट और अधिकतम 23 वोट अपनी पसंद के वरीयता क्रम में देना होगा। मतपत्र पर टिक, साइन या किसी भी तरह का निशान नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वोट को अवैध माना जाएगा। वहीं मतदान के लिए पहचान पत्र साथ ले जाना भी जरूरी है। इस चुनाव में 104 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे और सभी अधिवक्ताओं को सक्रिय भागीदारी करने की सलाह दी गई है। मनमोहन लांबा ने सभी मतदाताओं से 17 फरवरी को सुबह 10 बजे अपने अपने मुख्यालयों और तहसीलों में जाकर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उत्तराखंड के चुनाव 17 फरवरी 2026 को हो रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी इसमें भाग ले रहा है, अपना वोट मांग रहा है। 104 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस चुनाव में और ये चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग का होता है। इसमें 104 प्रत्याशियों की एक बुकलेट नुमा आपको मिलेगी जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे और जिस प्रत्याशी को आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखिए, नाम देखिए, उसके स्पेस के आगे 01 डाल दीजिए या 1 लिख दीजिए 1। इसी तरह से जिसको दूसरे वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर और नाम देख के 02 या 2। इसी तरह से आप 5 वोट मिनिमम देंगे और मैक्सिमम 23 वोट देंगे बिना ब्रेक के, और कोई भी एक मत वो दूसरी जगह नहीं डालेंगे। यानी एक अगर आपने किसी को डाल दिया तो दूसरे प्रत्याशी को 1 नहीं डालेंगे। इसी तरह से 2 दे दिया तो 2 नहीं डालेंगे, यानी कोई भी आप अंक रिपीट नहीं करेंगे। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां उत्तराखंड शासन के निर्देश पर प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई है। बता दें, इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनकी पहली तैनाती वाली तहसीलों को गोद लेकर वहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी पहले अपनी तैनाती रही। वहीं धनसाली तहसील में विकास कार्यों को लेकर एक अहम बैठक की गई। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि शासन चाहता है कि गोद ली गई तहसीलों में विकास केवल कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि जमीन पर दिखाई दे। उन्होंने बताया कि धनसाली तहसील में पर्यटन, तीर्थ यात्रा, कृषि और बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अपने प्रथम तैनाती स्थल को गोद लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। गोद लेने का मतलब ये है कि हम अपने रूटीन, अपने अपने डोमाइन में जो काम कर रहे हैं वो तो काम करेंगे ही, वो तो पूरे प्रदेश में करेंगे, लेकिन कुछ विशेष रूप से हम क्या उस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का तैनाती स्थल अलग अलग है
तो और हमारे पास 120 के करीब IAS अधिकारी हैं, तो सब अपने अलग अलग क्षेत्र को गोद लेंगे, ओवरऑल स्टेट का डेवलपमेंट होगा, ये मिशन का। बहुत अच्छी पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी पहल उन्होंने ये की है, बहुत अच्छा आदेश निकाला है कि जो पहले जिनकी जो यहाँ ज्वाइनिंग नहीं किसी भी उसमें तहसील में, उसको जो है वो जो हमारे IAS अधिकारी उसको गोद लेंगे। और इसी संबंध में आज हमारे प्रमुख सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम जी हमारे आज भिलावना ब्लॉक में आए थे और काफी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।